चलिए जी, अगला जो हमारा मॉडल है उस मॉडल का नाम है इंक्रीमेंटल मॉडल। ठीक है, इस पे अब हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। बल्कि इंक्रीमेंटल से पहले हम स्पाइरल देख लेते हैं। देखिए जी, ये डायग्राम आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है। ये बेसिकली हमारा स्पाइरल मॉडल है और इस स्पाइरल मॉडल को इसने ब्रॉडली 4 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग एंड एग्जीक्यूशन और इवैल्यूएशन। प्लानिंग के अंदर इन्होंने रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो है वो डाला हुआ है, रिस्क एनालिसिस में प्रोटोटाइप डाला हुआ है, इंजीनियरिंग एंड एग्जीक्यूशन में डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग डाला हुआ है और इवैल्यूएशन में कस्टमर इवैल्यूएशन डाली हुई है। ठीक है, अच्छा, ये स्पाइरल आपको इससे मुख्तलिफ भी मिल सकता है। इससे मुख्तलिफ से मुराद है कि ये वाला स्पाइरल तो 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, हो सकता है आपको ऐसा स्पाइरल मॉडल मिल जाए जो 6 में डिवाइड हुआ हो, तो आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन आपने इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझना है। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें हमारी जो डेवलपमेंट है वो इनर कोर से शुरू होती है और ये स्पाइरल इटरेटिवली घूमते हुए एक पॉइंट पे आता है और इस पॉइंट पे आके हम कहते हैं कि हमारी डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई। ठीक है, यहां तक कोई सवाल? क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? चले, वेरी गुड। प्योरली इटरेटिव मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं। वो क्या है उसको मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ, लेकिन आप ये समझिए कि जब जब ये वाला स्पाइरल प्लानिंग के पास से गुजर रहा है, यानी ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जिसमें मैं कर्सर घुमा रहा हूँ और ये वाली लाइन, जब जब प्लानिंग के पास से हम गुजर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर का जो प्रोजेक्ट प्लान है उसमें कोई ना कोई चेंज आ रहा है। ठीक है ना, उसमें कोई ना कोई चीज एडिट हो रही है या अपडेट हो रही है। जब जब हम रिस्क एनालिसिस के पास से गुजर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर का रिस्क मैनेजमेंट प्लान जो है वो चेंज हो रहा है। रिस्क मैनेजमेंट प्लान क्या होता है, इसका आइडिया है आप लोगों को? हाँ जी, जब जब रिस्क एनालिसिस के पास से गुजरेगा तो सॉफ्टवेयर का रिस्क प्लान जो है वो अपडेट होगा। सॉफ्टवेयर का रिस्क प्लान क्या होता है, एनी आइडिया? देखो, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई रिस्क आता है।
किस तरह का रिस्क कि क्या हम कोई टास्क स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कंप्लीट कर सकेंगे, क्या जो कॉस्ट हमने कोट करी है उस कॉस्ट में कर सकेंगे। ठीक है, तो इसके चांसेस कम होते हैं, इसमें कोई ना कोई रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर या अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो होता है जो इन रिस्क को आइडेंटिफाई करे और उन रिस्क को किल करने की कोशिश करे। किल से क्या मुराद है कि अगर वो रिस्क आ जाए तो कोशिश करे कि वो रिस्क जो है किसी तरीके से वो खत्म हो सके। तो कहने का मकसद ये है कि जब जब ये जिस पार्ट के आगे से गुजर रहा है उस पार्ट के अंदर कोई ना कोई चेंज आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई सवाल है तो मुझसे पूछें। जी कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। क्लियर है, वेरी गुड। बाकी सब लोगों का क्या हाल है भाई? चलो अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 बच्चों का जवाब आ गया। बाकियों का क्या स्टेटस है? Shall I believe that it is clear to all of you? तो बस जी ये कॉन्सेप्ट ही होता है। अगर आप सबको ये बात क्लियर है तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि स्पाइरल जब घूम घूम के एक स्टेज पे आके हम रुक जाते हैं और हमारा सॉफ्टवेयर उस स्टेज पे कस्टमर के पास डिप्लॉय हो जाता है। डिप्लॉय का मतलब क्या है? कस्टमर उसको यूज करना शुरू कर देता है और वो मेंटेनेंस फेज में चला जाता है। तो स्पाइरल मॉडल जो है वो एक प्योरली इटरेटिव मॉडल है। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट बता रहा हूं। स्पाइरल मॉडल सॉफ्टवेयर के एक फीचर को सपोर्ट करता है और सॉफ्टवेयर का वो फीचर है कि सॉफ्टवेयर डजंट वेयर आउट। सॉफ्टवेयर डजंट वेयर आउट, इसको वो सपोर्ट करता है। हाँ जी, तो देखो बेटा राफे भाई, इंडस्ट्री में कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि इस सॉफ्टवेयर को बनाने में मैंने वाटरफॉल यूज किया या मैंने रैड यूज किया या मैंने प्रोटोटाइप यूज किया या इंक्रीमेंटल यूज किया या स्पाइरल यूज किया। रियलिटी में जो चीज फॉलो होती है ना उसको हम कहते हैं मिक्सचर ऑफ मल्टीपल मॉडल्स। तो जो इंडस्ट्री में यूज होता है वो क्या होता है? वो मिक्सचर ऑफ मल्टीपल मॉडल्स होता है।
इस बात को तो आप पहले समझें, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर के कुछ फीचर्स हैं, बल्कि बता देता हूँ कुछ क्या, 3 मेजर फीचर्स हैं जिसमें अभी हम पहला पढ़ने जा रहे हैं, बाकी आपको आगे जैसे जैसे आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा। पहला फीचर सॉफ्टवेयर का क्या है कि सॉफ्टवेयर डजंट वेयर आउट। वेयर आउट का मतलब क्या होता है? क्रैश ना हो कहां से आ गया दानियाल भाई? क्रैश तो हर सॉफ्टवेयर होता है, चलते चलते विंडोज क्रैश कर जाती है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर तो क्रैश तो हो सकता है, वेयर आउट का क्या मकसद है? हाँ, वेयर आउट का मतलब है फना हो जाना। हम इंसान है क्या हमेशा जिंदा रह सकते हैं? तो एक ना एक दिन हमने मरना है, और मरना बरहक है। आपको एक कपड़े बड़े पसंद आए, आपने खरीदे, क्या वो कपड़े जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे? 5 साल बहुत अच्छा चला लोगे, 6 साल 7 साल, फिर अल्टीमेटली उसको तुम डिस्कार्ड कर दोगे। तो फीचर सॉफ्टवेयर का ये है कि सॉफ्टवेयर कभी भी वेयर आउट नहीं करता, ठीक है। एक मिनट होल्ड करिएगा। हाँ जी, तो सॉफ्टवेयर क्यों वेयर आउट नहीं होता, ऐसा कोई आइडिया देगा मुझे? क्या हार्डवेयर वेयर आउट कर जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, हार्डवेयर वेयर आउट कर जाता है। मुझे याद है कि जब मैं अपना डिग्री ले रहा था, उस टाइम पे पेंटियम 2 एक कंप्यूटर आता था, बड़ा जबरदस्त टॉप ऑफ द लाइन कंप्यूटर होता था। तो पेंटियम 2 का कंप्यूटर मैंने लिया था, 350 मेगाहर्ट्ज का उसमें प्रोसेसर था और 16 MB रैम थी, सही है। और बस यही था सिस्टम, और मेरे ख्याल में 40 MB की हार्ड डिस्क थी। वो कंप्यूटर मैंने लिया था 72,000 रुपए, 97 की बात होगी, और इतने पैसे भी नहीं थे कि कैश पे लेता G72,000, इतने पैसे भी नहीं थे कि कैश पे लेता, तो मैंने उसको इंस्टॉलमेंट्स पे लिया था, 2200-2300 रुपए महीने के भरता था, और 3 साल की इंस्टॉलमेंट बनवाई थी, कुछ डाउन पेमेंट करी थी और फिर 3 साल की इंस्टॉलमेंट बनवाई थी। तो हार्डवेयर वेयर आउट कर जाता है। आज वो पेंटियम 2 का बेशक कंप्यूटर हो, लेकिन वो मेरे किसी काम का नहीं है, सही है। इसी तरह से टेक्नोलॉजी भी वेयर आउट कर जाती है। विजुअल बेसिक 6
एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता था visualstudio.net से पहले, बड़ा पॉपुलर एनवायरनमेंट होता था, लोग उसके दीवाने थे और जिसको वीवी पे अच्छा काम आता था विजुअल स्टूडियो के ऊपर, विजुअल बेसिक स्टूडियो 6 पे, उसको उस टाइम पे यानी 99, 2000, 2001, 2003 में 20-25 हज़ार रुपए की स्टार्टिंग जॉब में जाया करती थी। आज वीवी इस्तेमाल नहीं होती, माइक्रोसॉफ्ट ने उसकी सपोर्ट खत्म कर दी है, तो टेक्नोलॉजी भी वेयर आउट कर जाती है। बात आ रही समझ में? ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर कभी भी वेयर आउट नहीं करता। मैंने जब अपनी पहली जॉब शुरू करी 2001 में, तो एक सॉफ्टवेयर हाउस था जिसका नाम था iWays, वहां पे मैं होता था और हम लोगों ने केपीटी का एक प्रोजेक्ट बना रहे थे और दूसरे बाहर के प्रोजेक्ट भी बनाते थे। तो हमें एक कंपनी के बारे में बोला गया कि उस कंपनी में जाओ, वहां उनका कोई सॉफ्टवेयर बनाना है। तो उस कंपनी का नाम था एवरग्रीन एंटरप्राइजेस, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग का उनका काम था। तो जब हम उनके पास पहुंचे तो उन लोगों ने हमें एक सिस्टम दिखाया जो परचेज पेबल सिस्टम था, परचेजेस को मैनेज करने का सिस्टम था। आप यकीन करें कि हमने 2002 में गालिबन वो विजिट किया था वो उस कंपनी को। मैं बिल्कुल यंग, मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, टीचिंग में मैं नहीं आया था, पहले प्रोग्रामर की जॉब करता था, पहला ही साल था मेरी जॉब। तो उनके पास जो परचेज सिस्टम बना हुआ था वो सी लैंग्वेज में बना हुआ था। पीछे टेक्स्ट फाइल में वो डेटा स्टोर करता था और बड़ा खूबसूरत चलता हुआ सिस्टम ना, देख के आपका दिल खुश हो जाएगा, ऐसा सिस्टम बना हुआ था। कौन सी लैंग्वेज में? सी लैंग्वेज में। और कब का बना हुआ सिस्टम था? 1972 का। उसका उन्होंने हमें डेमो दिया और बैठे हम उनके जो भी आईटी को देखते थे, जिनके साथ हमें पैसों की बात करनी थी, मेरे टीम लीड भी मेरे साथ थे। तो पूछा उनसे कि भाई क्या चाहते हो ना, उसने कहा भाई इस सिस्टम को आप हमें विजुअल स्टूडियो नहीं, डेवलपर के ऊपर कॉपी करते हैं। डेवलपर एक फ्रंट एंड है जिसके पीछे ओरेकल डेटाबेस चलता है, शायद आप लोगों में से किसी ने काम किया हुआ उसमें, या ओरेकल फॉर्म्स के नाम से वो आजकल मशहूर है। तो आप इसको ओरेकल फॉर्म्स के ऊपर कन्वर्ट कर दें। तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि हमारे सॉफ्टवेयर हाउस ने कुछ काम नहीं करा था, पूरे उनके जो यूआईज भी बने हुए थे सी लैंग्वेज में, उनको अच्छे वाले मॉडर्न यूआईज पे लेकर आए थे, टेक्स्ट फाइल के डेटा स्टोर को कन्वर्ट मारा था पीछे ओरेकल के डेटाबेसेस में, और हमने उनको तकरीबन 2-2.5 महीने में पूरा सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करके दे दिया था। ये तो मुझे नहीं पता कितने पैसे चार्ज हुए होंगे, लेकिन माशाल्लाह 35-40 प्रोग्रामर्स थे iWays के पास। इस सॉफ्टवेयर में तो हार्डली 2-3-4 लगे होंगे। आई एम श्योर कि कंपनी ने 3-4 लाख रुपए उस टाइम पे भी लिए होंगे। तो हमने उनको बना के दे दिया। अब मैं जानता तो नहीं हूँ कि वो एवरग्रीन एंटरप्राइजेस कहाँ है, यानी किस हाल में है, लेकिन आई एम श्योर कि हो सकता है वो सॉफ्टवेयर जो हमने बना के दिया वो अब तक चल रहा हो। और कब से चल रहा है? 1972 से चल रहा है। तो 1972 से सॉफ्टवेयर अब तक वेयर आउट नहीं हुआ, 48 इयर्स हो गए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन टेक्नोलॉजी क्या हो गई? टेक्नोलॉजी वेयर आउट हो गई। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? जी एग्जैक्टली, सोशल मीडिया पे भी वही काम हो रहे हैं जो हम विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन पे करते थे, ठीक है ना, लेकिन आज वो सोशल मीडिया पे हो रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर नेवर वेयर्स आउट, व्हाट वेयर्स आउट इज द टेक्नोलॉजी, इट इज द हार्डवेयर, बट सॉफ्टवेयर ऑलवेज कंटिन्यूज। अब स्पाइरल मॉडल का पॉइंट क्या है? स्पाइरल मॉडल का पॉइंट ये है कि स्पाइरल मॉडल सपोर्ट्स the fact that it helps the software feature in not wearing out. Spiral model
सॉफ्टवेयर को कभी भी वेयर आउट होने नहीं देता। वो ये काम कैसे करता है इसको हम अभी थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ तक कोई सवाल है तो मुझसे पूछें, अब तक जो बातें मैंने बताई हैं। इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज बॉदरिंग यू तो आप मुझे बताइए। चलो अभी फिलहाल स्पाइरल, लेकिन कोई और भी सवाल है तो यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम। बेटा स्पाइरल ऑफिशियली इसको सपोर्ट करता है। डिस्ट्रॉय तो खैर दूसरे में भी शायद आप बचा लेते हो ऑपरेशंस करके, लेकिन स्पाइरल ने इसको पहले से सोचा हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि स्पाइरल मॉडल सपोर्ट्स द फीचर दैट सॉफ्टवेयर डजंट बेयर आउट। ठीक है ना, वो उसको स्पेसिफिकली सपोर्ट करता है। ये कॉन्सेप्ट है वली भाई। अब देखिए ये पिक्चर का दूसरा रुख है, ये जो आपके सामने आ रहा है ये पिक्चर का दूसरा रुख है। इसमें स्पाइरल मॉडल 6 फेजेस में डिवाइड हुआ है। प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज और कस्टमर कम्युनिकेशन। जब जब हम कस्टमर कम्युनिकेशन के पास से गुजर रहे हैं, कस्टमर से मीटिंग हो रही है। प्लानिंग के पास से गुजर रहे हैं, प्रोजेक्ट प्लान अपडेट हो रहा है। रिस्क एनालिसिस के पास से गुजर रहे हैं, रिस्क शीट अपडेट हो रही है। इंजीनियरिंग के पास से गुजर रहे हैं, कोई चीज इंजीनियर हो रही है। ये भी स्पाइरल मॉडल है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको 4 प्रोजेक्ट एंट्री पॉइंट्स पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे दिए हुए आ रहे हैं, जो आई एम श्योर कि आपको नजर आ रहे होंगे। 4 प्रोजेक्ट एंट्री पॉइंट्स: प्रोडक्ट मेंटेनेंस प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट एनहांसमेंट प्रोजेक्ट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। So we have this 4 project entry points, which I believe that all of you can see in the screen which I'm sharing. Can all of you see that? अब देखिए एक एक करके इन एंट्री पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो अगर आपसे कभी कोई इंटरव्यू में सवाल करता है कि on what grounds do we say that the spiral model supports the feature that software doesn't wear out, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे it is because of the project entry points। ठीक है ना, it is because of the project entry points। तो सही है, यानी you should know कि how it helps the feature कि software doesn't wear out।
क्लियर है? यहां तक कोई सवाल? चले, वेरी गुड। देखिए, प्रोडक्ट मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि कोई सॉफ्टवेयर में मेंटेनेंस रिलेटेड इशू आ गया, ठीक है? यानी छोटा मोटा कोई इशू आ गया जिसमें आपको कोड को छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप देखिए प्रोडक्ट मेंटेनेंस को ये व्हाइट कलर से दिखा रहे हैं, नजर आ रहा है आपको? बेसिक व्हाइट कलर, और व्हाइट कलर वाला प्रोडक्ट मेंटेनेंस सबसे बाहर वाले एरिया में जा रहा है। हाँ, लेकिन और मॉडल्स में बेटा ऑफिशियल प्रोविजन नहीं है ना इन प्रोजेक्ट एंट्री पॉइंट्स का। इसमें आपके पास अपडेट करने के लिए स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट्स है, ठीक है? इसलिए हम कहते हैं कि स्पाइरल इसको सपोर्ट करता है, ठीक है? तो प्रोडक्ट मेंटेनेंस प्रोजेक्ट सबसे बाहर वाले एक्सटीरियर पार्ट के अंदर रिवॉल्व करता है और सॉफ्टवेयर को मेंटेन कर देता है। मेंटेनेंस इशू क्या हो सकता है? डेटा लिंक काम नहीं कर रहा, नेटवर्क कनेक्शन नहीं उठा रहा, कोई एपीआई से कनेक्ट नहीं हो रहा, सही है? तो एनी इशू दैट इज नॉट रिलेटेड टू द प्रोग्रामिंग विल बी कवर्ड इन द प्रोडक्ट मेंटेनेंस प्रोजेक्ट। इसमें कवर होगा प्रोडक्ट मेंटेनेंस प्रोजेक्ट। क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल? ये पॉइंट समझ में आया? अच्छा जी, अब अगर कस्टमर को आपने एक प्रोजेक्ट बना के दिया और उसमें लेट्स सपोज 4 रिपोर्ट्स थी, कस्टमर ने उस प्रोजेक्ट को यूज करा for 4-5 months and then the customer decides that he would like to have few enhancement, like he now wants 10 or 12 different reports। तो आपको बुलाएगा, आपसे मीटिंग करेगा, बोलेगा हजरत मुझे आप ये 3-4 और रिपोर्ट्स जो है वो इसमें ऐड कर दें, ठीक है? तो आप बोलेंगे ठीक है जी, मैं आपसे इतने पैसे लूंगा, मैं आपको ये नए फीचर्स डाल के दे देता हूँ। इसके लिए आप जो प्रोजेक्ट चलाएंगे वो कौन सा है? वो प्रोडक्ट एनहांसमेंट प्रोजेक्ट है। प्रोडक्ट एनहांसमेंट वो वाला प्रोजेक्ट है जो ऐसी जगह में फ्लोट होगा जहां पे सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड मौजूद है। तो आप देखिए इसको हम लाइट ग्रे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लाइट ग्रे वाला एरिया ये है, यानी ये मोस्ट एक्सटीरियर कोड से एक कोर इनर होगा, क्योंकि इसमें कोड के अंदर भी चेंजेस आएंगे। तो मोस्टली जितने भी मसाइल होंगे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वो आप इन 2 प्रोजेक्ट से हैंडल कर लोगे, प्रोडक्ट मेंटेनेंस भी कर लोगे और प्रोडक्ट एनहांसमेंट भी कर लोगे। क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछिए। जैनब को और अमता को क्लियर होता है, बाकी लोगों को नहीं क्लियर होता। एक तो तुम लोग माइक भी बंद रखते हो, मुझे ऐसा लगता है मैं खुद से बातें कर रहा हूँ क्लास लेते हुए। चलो, फसी भाई को भी क्लियर हो गया, उमर को भी हो गया, अक्सा को भी हो गया, अफराज को भी हो गया, जुल्करनैन को भी हो गया, अनस को हो गया, हम्माद को हो गया। चलो, वेरी गुड। अच्छा जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। माइक ऑन कर सकते हैं? बिल्कुल कर लो भाई, मैंने कब मना किया जाफरी भाई? आप करें, 100% कोई सवाल करना हो माइक पे करें, नो प्रॉब्लम, बट मेक श्योर करें पीछे शोर ना हो, क्योंकि फिर और बच्चे कंप्लेन करते हैं ना। If you are sitting in a room in which you can talk, then I have got no problems whatsoever. अच्छा जी, वली भाई पूछे, आप माइक ऑन करके सवाल करें। आपका हाथ खड़ा किया आपने।
शोर मेरी तरफ से आ रहा है। हाँ यार, यहाँ हमारी बेगम है ना, वो हमेशा तुम्हें पता है कि शोर ही मचा रही होती है, उनका और कोई काम हम तो है नहीं। ये मसला तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मसाइल तो होते हैं भाई। दुआ करो यूनिवर्सिटी खुल जाए यार, आप लोग भी सुकून में आए, हम लोग भी सुकून में आए। दिस विल कंटिन्यू। और फरमाइए, पड़ोस में आएंगी एक दो, उनसे बातें बातें कर रही हैं। आप लोगों के घर में भी ये मसले चल रहे होंगे। क्यों अली भाई, गलत कह रहा हूँ क्या? आयशा सिद्दीकी हंस रही है क्योंकि उसको पता है उसके घर की कहानी है। चलें जी, मेरे ख्याल में 4 मिनट रह गए, तो अब ये 2 पॉइंट्स पे हम ब्रेक लेते हैं, और मेरा गला भी काफ़ी खुश्क हो गया है पढ़ा पढ़ा के। तो लेट्स मीट एट 140, और 140 पे मैं रिकनेक्ट करता हूँ, फिर हम यहाँ से आगे लेते हैं। यूनिवर्सिटी FIB वालों के लिए तो खोल दिए बेटा, बाकियों के लिए भी हम खोल देंगे इंशाल्लाह, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे। लेकिन एग्जाम्स अब सारे ऑन कैंपस होंगे, ठीक है। लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि कल 566 केसेस आए हैं। लेट्स सी क्या होता है। 400 नहीं, 566 आए बेटा, 400 तो पुरानी खबर है। कल के जो केसेस आए वो 566 आए। अल्लाह रहम करे, बस दुआ करोगे कंट्रोल हो, देखते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो सी यू गाइस एट 140। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक ऐसे कमरे में जाऊँ जहाँ बेगम ना हो, ताकि मैं क्लास ले सकूँ। ठीक है, चलो ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अच्छा, इसी लिंक पे आऊँगा मैं, सही है।